अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार सही, लेकिन आप पाबंदी से मदद करें, 200, 500, 1000 रुपये, और चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैं बाकायदा खबरें बोलकर यहाँ से निकला था। लंबा सफ़र था। बीड़ ज़िला मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक इलाका है गेवराई में जामिया तैयबुल उलूम, जो हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब के नाम से है, उसका बड़ा शानदार इजलास था। मगरिब के वक्त में 10 बजे यहाँ से निकला, पूरा दिन चला। मगरिब के वक्त में वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके 11 बजे वहाँ से चला, पूरी रात चलकर सुबह में मैं स्टूडियो पर पहुँच गया। अभी थोड़ी सी बोलने की ताकत भी नहीं है, बस दुआ करें कि अल्लाह खूब ताकत दे, खूब सेहत दे और अल्लाह हर तरह से हिफाजत करे। आइए मैं आपको बता दूं कि आज बुध का दिन है। आइंदा कल जो जुमेरात को लाइव बयान होता है उसका बहुत अहम उन्वान है आइंदा कल का, कि शब बराअत 15वीं जो रात होती है शाबान की, उसकी क्या हकीकत है, क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, कुरान व हदीस ने उसके बारे में क्या कहा है शब बराअत के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह आइंदा कल 9:30 बजे इंडिया के वक्त के एतबार से इसी चैनल वायरल न्यूज़ लाइव पर लाइव बयान होगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने घर बार की औरतों को भी पूरा बयान ज़रूर दिखाएँ ताकि उनको भी ये तमाम चीज़ें पता चले। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिजाब जो बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत का ज़रिया बनता है, और इस्लाम ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है औरतों से कि जब भी बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर घूंघट वगैरह, चादर वगैरह डाल लिया करें। क्लियर तौर से कुरान में भी हुक्म दिया गया है, लेकिन क्या करें, अभी फ़िलहाल यूँ समझिए कि भगवधारियों के हौसले बुलंद है और बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये मामला चल रहा है। तो अब हिजाब के ताल्लुक से जो मामला गरवाया था और फिर कोर्ट में चला गया था, तो कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी कंपलसरी पार्ट, हिस्सा नहीं है, स्कूलों में पाबंदी रहेगी। जी हाँ, तमाम अर्जियाँ जितनी मुसलमान बेटियों की जानिब से दी गई थी वो तमाम की तमाम अर्जियाँ कोर्ट ने निकाल कर फेंक दिया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि जनाब 35 बेटियों ने बाकायदा इम्तिहान का बायकाट कर दिया, क्योंकि मुसलमान का ये मानना है कि भले ही हम जाहिल रहे, और हो सकता है कि हुकूमत भी यही चाहती है, बल्कि हुकूमत तो ये चाहती है कि अब सभी अगर जाहिल और अंधभक्त गोबर भक्त रहे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा हुकूमत का, ताकि उनको कुछ पता ही ना चले कि क्या गेम चल रहा है। तो खैर 35 तालिबात ने
इम्तिहान का बायकाट कर दिया, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, हसास इलाकों में बाकायदा स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और उलमाए दीन ने और मुसलमानों ने कहा कि यह डायरेक्ट दीन में, शरीयत में, इस्लाम में मुदाखलत है, इंटरफेयर है, ये फैसला नाकाबिल कबूल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हिजाब नस्से क़तई यानी कुरान से डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म है और इस्लाम का लाजमी जुज़ है। कोर्ट जो कह रही है कि लाजमी जुज़ नहीं, बिल्कुल गलत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमाए हिंद, रज़ा एकेडमी, मुस्लिम लीडरान की जानिब से इस फैसले पर सख्त रिएक्शन आया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है। वहीं पर यह भी खबरें आ रही है कि बुमई का फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। यानी साफ तौर से ये पता चल रहा है कि ये दीन में मुदाखलत है, इंटरफेयर है और अजीब व गरीब फैसले आ रहे हैं जिससे इंसाफ और अदालतों का भी एहतराम और लोगों के दिलों से इज्जत ख़त्म हो रही है। तो अब मुसलमान इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अभी ठीक है ना, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरीके की खबरें आ रही है। मौलाना महमूद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, हाफिज सईद नूरी, मौलाना मुईन मियाँ अशरफी, असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, यानी सियासी, समाजी, दीनी, मिल्ली तमाम लीडरान ने इस फैसले को कबूल नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हुए सख्त रिएक्शन जाहिर किया है। और बाकायदा बेटियों ने भी, जिन बेटियों ने अर्जी डाली थी, उन बेटियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह कहा कि फैसले को अब हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और उन्होंने कहा कि अदालत से उम्मीद थी कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत को महफूज किया जाएगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हमारी लड़ाई, जद्दोजहद, कोशिशें जारी रहेगी। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर उभरने वाली समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो युवा नेता अखिलेश यादव ने अब बोलना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया है और कहा है अखिलेश यादव ने कि पोस्टल बैलेट के मामले को उन्होंने उठाया और यह कहा कि 304 सीटों पर हमारी एसपी समाजवादी पार्टी की और महागठबंधन की जीत हुई है। जी हां, उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट में 51.5% हमको वोट मिले थे। इस हिसाब से हमारे इत्तेहाद को, महागठबंधन को 304 सीटें मिली हैं। जी हाँ, 304 सीटें मिली है। तो अब गोया कि इनके भी समझ में आ गया है कि जो कुछ भी चल रहा है मशीनों के थ्रू, ईवीएम के थ्रू, ये सब घपले घोटाले चल रहे हैं और जब तक मशीन रहेगी भाजपा का राज मुल्क में कायम रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। और अब ये भी मुंह खोलने लगे हैं मशीनों के खिलाफ। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं भैया कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान की मशीन को दुनिया के किसी कोने में बैठकर हैक किया जा सकता है। और वैसे भी ट्रक तो पकड़े गए कि कितने बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई है। तो अब लोग साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अब अगर मुल्क में सचमुच ईमानदारी वाली अगर राजनीति आपको चलाना है तो फिर सबसे पहला काम ये करो कि ईवीएम को बंद कराने के लिए पूरे हिंदुस्तानियों को रोड पर आ जाना चाहिए। और यही बात अब अखिलेश यादव कह रहे हैं। हम तो कह रहे थे पहले क्यों नहीं चिल्लाते हो, हम तो कई सालों से चिल्ला रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बैलेट पेपर पर वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने 304 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली है। लेकिन बीजेपी ने ईवीएम की गिनती में इलेक्शन जीत लिया। इसका मतलब है कि कोई बड़ा गेम हुआ है। अरे ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है। पहले तालियां बजाओ अंध भक्तों, गोबर भक्तों। ये देखो अब्बा जी क्या क्या बेच रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अंदर अब बनियान या चड्डी भी बचेगी कि नहीं, नहीं मालूम। अब ये देखिए, अब बड़ी खबर आ रही है। गुज़िश्ता कल लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत को घेर लिया। क्यों घेर लिया? क्योंकि अब एयर इंडिया बेच दिए अब्बा जी ने। अब उसके बाद हिंदुस्तानी रेलवे को बेचने की तरफ कदम बढ़ रहा है। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि अब रेलवे को बेचने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि
निचकारी की तरफ हुकूमत बढ़ रही है और असासों से रकम कमाने के नाम पर उन्हें टुकड़ों में बेचा जा रहा है। गुज़िश्ता कल लोकसभा में आम बजट में रेलवे की वजारत के ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस का आगाज़ करते हुए कांग्रेस के सुरेश ने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे की जदीदकारी का काम आज़ादी के बाद पहले रेलवे वजीर ने शुरू किया था, जो मुसलसल जारी रहा। तो खैर खुलासा ये कि बिल्कुल खुश हो जाओ, एक एक चीज़ आपके अब्बा खैर आपके नहीं, मतलब जो सेकुलर हिंदुस्तानी और तमाम लोग हैं उनके बाप दादाओं ने मेहनत करके जो मुल्क को आज़ाद कराया था, बाद में बनाया था, मुल्क को सब कुछ दिलाया था, अब वो धीरे धीरे अब्बा जी बेचते जा रहे हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में रेलवे की निचकारी को लेकर ज़बरदस्त गुज़िश्ता कल हंगामा लोकसभा में हुआ है। बस इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत जल्द ऐलान हो जाने वाला है कि आपकी बनियान सिर्फ आपके बदन में अंदर बची हुई है। आइए नाज़रीन, बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। आप जानते हैं कि कर्नाटक ही में नीच नाटक और घटिया हरकत शुरू हुई थी। जो मुद्दा नहीं है उसे मुद्दा बनाया गया था, हिजाब को, और आखिर फिर यूपी इलेक्शन जीतने में हिजाब का मुद्दा बड़ा काम आया। जी हाँ, हमारे भी कुछ अपने थे जिन्होंने इस हिजाब के मुद्दे को कुछ इस तरीके से उठाया कि वहाँ पर फिर यूँ समझिए कि हिंदू वोट को मुत्तहिद होने में मदद मिल गई। तो खैर, हिजाब के मुद्दे पर अब बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही कि वहाँ के शिक्षण मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम कर्नाटक ने कहा है कि हिजाब के नाम पर जिन मुसलमान बेटियों को गुमराह किया गया है, हम उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। है ना हंसी की बात, कोई गुमराह नहीं किया गया। वज़ीर तालीम साहब, आपकी जहालत दूर कीजिए। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आपकी जहालत दूर कीजिए, आप और ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा समझिए कि हिजाब को खुशी से लड़कियां कबूल कर रही है और ऐसे हवस के दरिंदों और पुजारियों से अपनी इज्जत की हिफाजत समझती है। वो हिजाब में उन्होंने इम्तिहान छोड़ना पसंद किया, मगर हिजाब के बगैर स्कूल में जाना पसंद नहीं किया है। तो कोई आप उनका दिल जीत नहीं सकते हैं। हाँ, जब तक कि आपकी हुकूमत है तो आप ज़बरदस्ती गैर ज़रूरी चीज़ें उछाल कर आप माहौल को ख़राब कर सकते हैं, मगर मुसलमान बेटियों का आप दिल नहीं जीत सकते। नजर आइए, अमरावती से हमारे रिपोर्टर अब्दुल राज़िक ने बताया, एक अच्छी खबर मेरे सामने आई और मैं इसको किसी मकसद के तहत इस खबर को लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है कि अमरावती उर्दू स्कूल के एक मुअल्लिम है, एक टीचर है, अशफाक खान। इन्होंने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही कराया है। उर्दू ज़बान और इस्लामी तालीम से मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल अशफाक खान ने पेश की है। मेरा भी इस खबर को बोलने का मकसद ये है, आज से ही 10 दिन पहले मैंने एक मुशायरे में ये कहा था कि उर्दू को ख़त्म करने के ज़िम्मेदारान में हम लोग शामिल हैं, बल्कि वो लोग जो उर्दू की खाते हैं, उर्दू के टीचर हैं, मगर अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, तो उर्दू को दफन तो ये खुद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी मिसाल है कि उर्दू स्कूल के टीचर हैं अशफाक खान और इन्होंने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही कराया है। और उनका ये मानना है कि अपने बच्चों को उर्दू ज़बान और इस्लामी तालीम से दूर नहीं रखना चाहिए। स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद फजल करीम भी उनके इस फैसले की सराहना करते हैं। होता यह है कि अगर मैं उर्दू स्कूल में टीचर हूँ और मैं अगर 80,000, 90,000 और 1 लाख पेमेंट उठाने लग गया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मेरे बच्चे उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे कोई हायर इंग्लिश स्कूल में जाएंगे। तो ये उर्दू को ख़त्म करने का ही एक यूँ समझिए कि फ़ैसला है। तो खैर, मैं अशफाक खान को और उनकी सोच को सलाम करता हूँ। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद से, जहाँ पर दुनिया का बड़ा इदारा है दारुल उलूम देवबंद, जिसका इस मुल्क भारत पर भी एहसान है कि भारत के लिए जो सिपाही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तैयार हुए थे, वो दारुल उलूम देवबंद के सिपाही बड़े सफ़े अव्वल में थे, जो मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान लुटा रहे थे और अंग्रेज़ों का मुकाबला कर
कर रहे थे। इस एतबार से दारुल उलूम देवबंद का हमारे प्यारे मुल्क भारत हिंदुस्तान पर भी बड़ा एहसान है और पूरी दुनिया में यहाँ के पढ़ने वाले दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं अल्लाह के बंदों तक अल्लाह और उसके रसूल के दीन को। खैर, वहाँ दारुल उलूम देवबंद जो दुनिया के बड़े मदरसों में एक मदरसा है, वहाँ की मजलिस शूरा का इख्तिताम पजीर हुई। मजलिस शूरा में कई अहम फैसले हुए, जिनमें से एक फैसला ये भी हुआ है कि मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी को बहैसियत उस्ताद, यानी दारुल उलूम देवबंद में बहैसियत मुअल्लिम, बहैसियत उस्ताद मुंतखब किया गया है। वहीं पर दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के इस इजलास में असातिज़ा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी खातिर खा इजाफा किया गया। साथ ही आने वाले नए साल के लिए नए दाखिलों को मंजूरी दे दी गई है। और मजलिस शूरा के इजलास में मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की और इंसानियत की फलाह व खैर की दुआओं के साथ इस मजलिस का इख्तिताम हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस मजलिस की सदारत हकीम कलीमुल्लाह साहब ने फरमाई और शूरा के इजलास में मेंबर पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मालिगांव, मौलाना मलिक मोहम्मद इब्राहिम, हकीम कलीमुल्लाह, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलाना अनवारुर रहमान, सैयद अंजर हुसैन मियाँ, मौलाना महमूद हसन, मौलाना अब्दुल समद, मौलाना मोहम्मद आकिल सहारनपुर, मौलाना सैयद हबीब, मौलाना आकिल कासमी गड़ी दौलत, मौलाना मुफ्ती शफीक अहमद और सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी और मोहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने शिरकत की। जबकि मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी, मौलाना गुलाम अहमद वस्तानवी, मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब और मौलाना मुफ्ती अहमद खान पूरी बस सबब उज़्र शरीक नहीं हो सके। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक बड़ी शरारत की गई है मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने की एक फ़िल्म पेश करके। उसका रिज़ल्ट भी हम देख रहे हैं कि कैसे अमन व अमान ख़राब हो रहा है। तो अब महाराष्ट्र में इस फिल्म यानी द कश्मीर फाइल से महाराष्ट्र में अमन व सलामती को, अमन व अमान को, शांति को ख़तरा है। वज़ीर दाखिला महाराष्ट्र दिलीप विल्से पाटिल ने खुद खदशा जाहिर किया है, डर जाहिर किया है कि इस फिल्म से महाराष्ट्र में अमन व अमान खराब हो सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में फिल्म को टैक्स फ्री करने का डिमांड किया, क्योंकि जहां जहां, जैसे मैंने कल बेंगलोर कर्नाटक की खबर बताया था, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है तो बीजेपी इस फिल्म को टैक्स फ्री करा रही है और मोदी जी खुद प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरे हिंदू खुश होंगे, हिंदुत्व टोला खुश होगा, क्योंकि कश्मीर में जो जुल्म हुआ था वो बताया गया है। और बिल्कुल अगर कश्मीर में जुल्म हुआ था तो हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी, मैंने कल भी कहा, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, ज़रा ये भी तो तलाश करो कि जब 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ था तो सत्ता किसकी थी, सपोर्ट किसका था, हुकूमत भाजपा की थी, वहाँ गवर्नर किसका था, सब कुछ अडानी और अटल जी के हाथ में था। तो पागलों, इनसे पूछो भाजपाइयों से कि उस वक्त जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। जी हाँ, पुलवामा में अटैक हुआ, इतने हमारे फौजी, हिंदू भाई, हिंदू फौजी भी मारे गए, तो पूछो इनसे कि तुम क्या कर रहे थे। लेकिन क्या करें, गोबर दिमागों में ऐसा भर दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि बीजेपी की कमाल की बात यह है कि अपनी नाकामी पर भी वोट मांग लेती है और मुल्क नाकामी पर भी वोट दे देता है। अभी जैसे यूपी में हुआ कि गंगा में तैरते लाशें, कुत्ते नोच रहे, हम सब भूल गए, मगर हिंदुत्व। जी हाँ, तो खैर ये बड़ा अजीब मसला है। तो महाराष्ट्र के जो हमारे गृह मंत्री दिलीप विल्से पाटिल ने कहा है कि द कश्मीर फाइल से महाराष्ट्र में अमन व अमान खराब होगा। और अब हम ये मुतालबा करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, जालिमों का चेहरा सामने आना चाहिए अगर जुल्म हुआ है तो ऐसी हम सोच रहे हैं कि 2002 पर भी बाकायदा द गुजरात फाइल्स बननी चाहिए। ऐसी जय भीम जो फिल्म आ रही है जिसमें यूँ समझिए कि दलितों पर, SC ST पर जो जुल्म हुए हैं उसमें उसको बताया गया है, तो वो भी रिलीज होना चाहिए ताकि मुल्क में असली जालिमों का पता चले कि 2002 में जब औरतों का रेप हुआ था और कई लोग मारे गए थे तो उस वक्त किसकी सत्ता थी, कौन था और किसके राज में सब हुआ था। तो हमारी तो तमन्ना है कि सब जालिमों का चेहरा सामने आना चाहिए। आइए ना दिन, बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में आज से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। तमाम म्यूनसिपल और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, मराकिज़ है, सरकारी मराकिज़ है, वहाँ
वहाँ पर टीका लगाने का मंसूबा बनाया गया है। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के एक शख्स है शेख यूसुफ, जो एक कॉलेज में लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। लेकिन शेख यूसुफ ने अब घोड़ा ख़रीद लिया है। जी हाँ, क्योंकि अब सब बहुत बुरे दिन मुल्क के आने वाले हैं, आपको खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। और भाइयों बहनों, आपने हमको कबूल कर लिया है तो अब हम आपको 90, 65, 70 रुपए का जो पेट्रोल कांग्रेस के दौर में मिलता था, अब हम आपको 150 तक के देंगे। जी हाँ, तो अब शेख यूसुफ ने अपने हालात को देखते हुए और आने वाले और मुल्क के बुरे दिनों को देखते हुए पीछे की तरफ वो लौट गया। और पहले ज़माने में जैसे घोड़ा इस्तेमाल किया जाता था, तो शेख यूसुफ ने भी घोड़ा ख़रीद लिया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मैं खिला पिला नहीं सकता हूं घर में अपने बच्चों को, तो मेरे पास में यही इलाज है कि मैं 10-20 रुपए का, 50 रुपए का चारा इस घोड़े को खिला दूं और कम से कम वो दिन भर चलता रहे और मेरे काम होते रहे। वरना भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और मोदी सरकार ने तो जीना भी मुश्किल कर दिया है। लेकिन शेख यूसुफ साहब, मैं आपको बता दूं कि आपने भले ही घोड़ा खरीद लिया हो, लेकिन हमारे दिमागों में ऐसा गोबर भरा हुआ है कि हमको 200 रुपए पेट्रोल मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन मुसलमानों से हमारी जान को खतरा है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से हमको बचाने का काम कर रही है, इसलिए हम वोट तो उसी को देंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब और गरीब चौंकाने वाली खबर मुंबई से आ रही है। जी हाँ, 25 साल की एक बहन, जी मुंबई पवई की पीर के दिन ट्रेन में मुंबई से लखनऊ जाते हुए उसके कुत्ते को एसी कोच में ले जाना चाहती थी, जिसकी इजाज़त उसे नहीं दी गई। उसे अपने कुत्ते को गार्ड के कोच में पिंजरे में रखने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए उसकी इजाज़त थी और सफ़र के लिए एक कोच महफूज था। उसने दावा किया कि टीसी ने उसे अपने कुत्ते को अपने साथ कोच में ले जाने की इजाज़त नहीं दी। 7 घंटे के बाद जब उसने पीपल फॉर एनिमल्स PFA से शिकायत की तो आखिरकार उसे यानी कुत्ते को अपने साथ एसी कोच में ले जाने की इजाज़त मिल गई। चलो, इतना तो अच्छा है कि हमारे यहाँ एक ऐसी तंजीम है PFA कि अगर आप कुत्तों को भी सताओगे तो वो आपके हक़ में लड़ेगी। बस कोई ऐसी तंजीम भी बन जाए कि अगर कोई किसी इंसान को बेकसूर मारे, मॉब लिंचिंग करे, तो कोई ऐसी तंजीम बन जाए कि वो इतनी मजबूत हो जो इंसानों के दर्द को समझे। जैसे कुत्तों के दर्द को समझने वाली तंजीम है, उन्होंने दर्द को समझा कुत्ते के, तो एसी कोच में कुत्ते को लाने की इजाज़त मिल गई। तो बस ऐसी दुआ करो कि मुल्क में कुछ ऐसी तंजीमें बन जाएं जिनको इंसानों का दर्द हो, और मुल्क में हुकूमतें भी ऐसी आ जाए कि जिनको इंसानों का दर्द हो। वरना हुकूमतें ऐसी भी आती है कि जो ये भी कह देते हैं कि भाई जैसा गाड़ी के नीचे कभी कभी कुत्ते आ जाते हैं तो वैसे ही इंसानों के मरने पर कोई दर्द नहीं होता है। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में इंसानों का दर्द समझने वाले लोग, इंसानों का दर्द समझने वाली तंजीमें और इंसानों का दर्द समझने वाली हुकूमतें अल्लाह इस प्यारे मुल्क को नसीब फरमाएं।